दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और स्वागत है आप सभी का क्राइम टीवी के एक और फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं अब्दुल करीम तेलगी स्कैम के बारे में। हमने अब्दुल करीम तेलगी स्कैम के पार्ट 1 में जाना कि अब्दुल करीम तेलगी कौन था, कैसे उसने फर्जी स्टैम्प पेपर का बिजनेस किया और भारत का उस वक्त तक का सबसे बड़ा महाघोटाला किया और उसने कैसे अकूत संपत्ति बनाई, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। लेकिन आज के एपिसोड अब्दुल करीम तेलगी स्कैम पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि आखिर अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा कैसे गया और उसके साथ कौन कौन मिला हुआ था इस महाघोटाले में। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। दरअसल बेंगलोर पुलिस को एक खबर मिली थी कि एक पुलिस चौकी पर एक ट्रक पकड़ा गया है और उस ट्रक में सिर्फ स्टैम्प पेपर भरे पड़े हुए हैं। इस खबर के मिलते ही बेंगलोर पुलिस बिना किसी चीज के देरी किए तुरंत मौके पर गई और ट्रक के साथ पकड़े गए उन तमाम स्टैम्प पेपर से जुड़े कागजात मांगती है, लेकिन ट्रक वाला वो कागजात बेंगलोर पुलिस को नहीं दे पाता है। इस वजह से अब बेंगलोर पुलिस धीरे धीरे हरकत में आने लगी और उस ट्रक को जब्त कर लिया और तत्काल ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक के पकड़े जाने के बाद बेंगलोर पुलिस शुरू में ही ये समझ रही थी कि जो स्टैम्प पेपर ट्रक से बरामद हुए हैं शायद ये चोरी के स्टैम्प पेपर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बेंगलोर पुलिस की जांच आगे बढ़ी पुलिस को समझ में आया कि ये चोरी के स्टैम्प पेपर नहीं है, बल्कि ये अलग ही खेल है और ये खेल बहुत बड़ा है। और फिर बेंगलोर पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इसके बाद लगातार इस मामले में लोगों की गिरफ्तारी होती रही और आखिरकार इस खेल के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल करीम तेलगी के साथ सब तार जुड़ते गए और अब्दुल करीम तेलगी को भी इस बात की भनक लग गई थी कि बेंगलोर पुलिस के सामने आखिरकार उसका स्टैम्प पेपर का फर्जीवाड़ा आ ही गया है और बेंगलोर पुलिस उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए पड़ी है। इसलिए अब्दुल करीम तेलगी गिरफ्तारी से बचने के लिए रातों रात अंडरग्राउंड हो गया। बेंगलोर पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिन रात अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी इतना शातिर दिमाग का था कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच बेंगलोर पुलिस को खबर मिलती है कि अब्दुल करीम तेलगी राजस्थान अजमेर दरगाह शरीफ पर जा रहा है। खबर मिलती है, बेंगलोर पुलिस तुरंत हरकत में आती है क्योंकि बेंगलोर पुलिस को इसी मौके की तलाश थी और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए बेंगलोर पुलिस ने बिना किसी गलती के अब्दुल करीम तेलगी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच आगे बढ़ी तो जांच के दौरान जो खुलासे हुए उससे हर किसी का होश उड़ गया और जांच के दरमियान ही अब्दुल करीम तेलगी ने बताया कि उसने जेल में उसके दोस्त बने राम रतन सोनी के साथ मिलकर 1992 से पहले कानूनी तौर पर असली स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस हासिल किया और उस असली स्टैम्प पेपर बेचने के लाइसेंस के दम पर उसने असली स्टैम्प पेपर के साथ अपने फर्जी स्टैम्प पेपर को मिलाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिससे इसकी तगड़ी कमाई हुई। और फिर उसके बाद उसने साजिश के तहत प्रिंटिंग प्रेस की अच्छी मशीनों को भी खराब घोषित करवाकर उसे नीलामी के जरिए खरीद लिया और फिर उसी मशीन से उसके द्वारा प्रिंट किए अपने नकली स्टैम्प पेपर को धीरे धीरे पूरे देश में फैला दिया। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे होते चले गए और उसी बीच जांच पड़ताल के दौरान ही यह खुलासा हुआ कि साल 1995 में जेल में उसके दोस्त बने राम रतन सोनी के साथ अब्दुल करीम तेलगी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों इस फर्जी स्टैम्प पेपर बनाने के बिजनेस से अलग हो गए थे और उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी अकेले ही फर्जी स्टैम्प पेपर बनाने का बिजनेस कर रहा था और इसने अपनी पहुंच के साथ साथ अपने बेशुमार पैसों का इस्तेमाल करते हुए अपनी खुद की फर्जी स्टैम्प पेपर प्रिंट करने की प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित कर ली थी। बेंगलोर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए और मामला बहुत बड़ा था, इस वजह से मामले की गंभीरता
देख रही थी और लगातार इसी वजह से अब्दुल करीम तेलगी से पूछताछ कर रही थी। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी इस पूरे मामले में बेंगलोर पुलिस का कहीं भी सहयोग नहीं कर रहा था। इसलिए कोर्ट की परमिशन लेकर अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट करवाया गया। और जब अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट करवाया तो उसने नार्को टेस्ट के दौरान बताया कि इस पूरे फर्जीवाड़े यानी कि घोटाले में वो अकेला नहीं है, बल्कि कई बड़े आला अधिकारी और राजनेता भी शामिल है। और नार्को टेस्ट के दौरान ही अब्दुल करीम तेलगी ने कई बड़े आला अधिकारी और राजनेताओं का नाम भी लिया था। बेंगलोर पुलिस इस मामले में अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पूरी गहराई तक जांच कर जा रही थी। लेकिन तभी अचानक एसआईटी से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो जाती है और ठीक उसके कुछ दिनों बाद ही तुरंत इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन सीबीआई की जांच में बहुत ज़्यादा खुलासे नहीं होते हैं और कुल मिलाकर जांच सिर्फ इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। और अब्दुल करीम तेलगी ने जितने भी बड़े राजनेता और आला अधिकारियों का नाम लिया था, उन सभी लोगों को जांच के दायरे से लगभग बाहर कर दिया गया। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में खुलासा किया कि अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस देश के 25 राज्यों के 70 बड़े शहरों में बहुत बड़े लेवल पर जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है और देश के लगभग 18 शहरों में अब्दुल करीम तेलगी की 36 से ज़्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टी का पता चला है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में से 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट अब्दुल करीम तेलगी से जुड़े हुए मिले हैं, जिसमें करोड़ों रुपये पड़े हुए थे। दोस्तों, इस महाघोटाले का कुल मिलाकर सीबीआई ने जब पूरी तरह आंकलन किया तो सीबीआई ने आंकलन करने के बाद बताया कि ये पूरा घोटाला कम से कम 22,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है और अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा किया गया ये घोटाला उस समय तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला था। हालांकि कई विशेषज्ञ का मानना है कि ये महाघोटाला 22,000 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 8 साल में यह घोटाला कम से कम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। दोस्तों, इस महाघोटाले की पूरी जांच पड़ताल के बाद अब्दुल करीम तेलगी को साल 2006 में इस महाघोटाले से जुड़े मामले में अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। और इसके अलावा इस पूरे नकली स्टैम्प पेपर के महाघोटाले को देखते हुए अब्दुल करीम तेलगी पर कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फाइन भी लगाया। नकली स्टैम्प पेपर के इस पूरे मामले में अब्दुल करीम तेलगी के साथ अन्य 6 लोगों को भी सजा मिली थी और अब्दुल करीम तेलगी को बेंगलोर की जेल में ही रखा गया था। दोस्तों, इस पूरे मामले में सजा काट रहे अब्दुल करीम तेलगी की जेल में ही रहते हुए 26 अक्टूबर 2017 को मृत्यु हो गई। अब अब्दुल करीम तेलगी की मृत्यु की वजह ये बताई गई कि ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर थी। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के वकील का कहना था कि इस पूरे फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले में अब्दुल करीम तेलगी महज एक मामूली सा प्यादा था और इस पूरे महाघोटाले के खेल में कई बड़े बड़े आला अधिकारी और राजनेता शामिल थे और इसलिए साजिश के तहत सबसे पहले अब्दुल करीम तेलगी को एड्स संक्रमित सुई जेल में रहते हुए दी गई, जिसके कारण अब्दुल करीम तेलगी बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि साल 2001 में गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस महाघोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी का मेडिकल टेस्ट कराने वाले एक पुलिस ऑफिसर ने दावा किया था कि साल 2001 में ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि अब्दुल करीम तेलगी को एड्स की बीमारी है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि अब्दुल करीम तेलगी कौन था और कैसे उसने इतना बड़ा स्कैम किया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी के पास आखिर पैसे कितने थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही ये घोटाला 20,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का बताया जाता रहा होगा, लेकिन सरकारी एजेंसी 20,000 करोड़ का आधा पैसा भी जब्त नहीं कर पाई, क्योंकि ये पैसे कभी भी इतनी जांच पड़ताल के बाद भी सरकारी एजेंसियों के हाथ लगे ही नहीं। अब्दुल करीम तेलगी के पास इतना पैसा था कि इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था।
इस मामले में कई बार जांच में उससे पूछा गया कि उसकी कुल संपत्ति कितनी है, आखिर उसके पास कितनी दौलत है। लेकिन इस महाघोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी ने हर बार अपनी दौलत बताने में असमर्थता ही जताई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब्दुल करीम तेलगी अपने ज़्यादातर पैसे बैग में भरकर रखता था, इसलिए उसे जब भी इस महाघोटाले की जांच के दौरान उसके पास कुल कितने पैसे हैं पूछा जाता था तो बस अब्दुल करीम तेलगी बताता था कि उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसे खुद याद नहीं है और इसलिए अपने पूरे पैसे कभी गिने भी नहीं थे। वो अपने पैसों को अपने बैग में गिनता था और उसकी गिनती केवल बैग में होती थी। महाघोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि इस बात का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी के साथ इस महाघोटाले के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस पुलिस कांस्टेबल की सैलरी केवल 9,000 रुपया महीना थी, लेकिन जब इस महाघोटाले की जांच की गई तो उसके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिले। यह पैसा बस घूस के तौर पर अब्दुल करीम तेलगी ने उसे दिया था और इस तरह अब्दुल करीम तेलगी के लिए काम करने वाले एक और पुलिस इंस्पेक्टर के पास 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का पता चला था। अब आप खुद सोचिए और समझ सकते हैं कि जब इस महाघोटाले के मामूली प्यादे 100-200 करोड़ रुपए में खेल रहे थे तो अब्दुल करीम तेलगी की कुल प्रॉपर्टी कितनी रही होगी। दोस्तों, इसके अलावा वैसे तो इस महाघोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सश्रम कारावास की सज़ा मिली थी, मतलब कि उसे जेल में दिन रात काम करते हुए सज़ा काटना था। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के पास इतना बेशुमार पैसा था कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया था कि जेल में काम करने की बजाय अब्दुल करीम तेलगी की तेल मालिश के लिए रोजाना 3 से 4 लोग आते थे। साथ ही बेशुमार पैसों के बल पर जेल के अंदर उसके लिए हर तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। कहा तो ये भी जाता है कि आम तौर से लोग मुट्ठी बंद करके किसी अधिकारी या बड़े अफसर को घूस के पैसे देते हैं, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ऐसा शख्स था जो बैग में पैसे भर भर के देता था, इसलिए कोई भी अधिकारी उसे मना नहीं कर पाता था। दोस्तों, हर क्रिमिनल की एक ना एक प्रेम कहानी जरूर होती है। ठीक इसी तरह ही एक प्रेम कहानी इस महाघोटाले की मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की भी थी। कहा तो ये भी जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी अय्याश था और उसको अय्याशी का बहुत शौक था और ये मजे करने के लिए अक्सर रात में बार में चला जाया करता था। हमेशा की तरह एक रात को ये मुंबई के मशहूर टॉप एज बार में जाता है अय्याशी करने के लिए। यहाँ उसकी नज़र एक ऐसी बार डांसर पर जाती है और उस बार डांसर को देखकर अब्दुल करीम तेलगी इस कदर फिदा हो जाता है और उस रात अब्दुल करीम तेलगी सिर्फ एक रात में उस बार डांसर पर 93 लाख रुपये लुटा देता है। दोस्तों, महंगाई से भरे उस दौर में भी जब आम लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई भी 93 लाख नहीं होती थी, वहाँ अब्दुल करीम तेलगी ने एक रात में बार डांसर पर 93 लाख रुपये लुटा दिए थे। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी ने जिस बार डांसर पर एक रात में 93 लाख लुटा दिए थे, उस बार डांसर का नाम तरन्नुम खान था। मौजूदा समय में इंटरनेट के माध्यम से जब बार डांसर तरन्नुम खान के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई गई तो रिसर्च के दौरान पता चला कि उसी समय मुंबई में हुए दंगों में बार डांसर तरन्नुम खान का पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया था और उसी दंगों में बार डांसर तरन्नुम खान के पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी दुकान थी, उसे भी दंगाइयों ने लूट लिया था। दोस्तों, तरन्नुम खान मजबूरी में बार डांसर के तौर पर काम करती थी, लेकिन एक रात जब अब्दुल करीम तेलगी की नज़र बार डांसर तरन्नुम खान पर पड़ी, तब से उस बार डांसर तरन्नुम खान की पूरी जिंदगी ही बदल गई और देखते ही देखते वो पूरे मुंबई की उस समय तक की सबसे अमीर डांसर बन गई। अब्दुल करीम तेलगी दिलोजान से बार डांसर तरन्नुम खान को चाहने लगा था, लेकिन किसी कारण से अब्दुल करीम तेलगी और बार डांसर तरन्नुम खान ने शादी नहीं की और आगे चलकर शाहिदा नाम की लड़की से अब्दुल करीम तेलगी ने शादी कर ली। शाहिदा से शादी करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी को 2 संतानें हुई, एक बेटी और एक बेटा।
साल 2017 में जब फर्जी स्टैम्प पेपर के महाघोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की मृत्यु हो गई तो साल 2018 में नासिक सेशन कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी और इसके 6 सहयोगियों पर चल रहे तमाम केसों को खत्म कर दिया और सभी मामलों से तेलगी को बरी कर दिया गया। हालांकि उस समय एक बार फिर अब्दुल करीम तेलगी का नाम चर्चा में आ गया जब 2018 में तेलगी की पत्नी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उसके पति यानी कि अब्दुल करीम तेलगी ने वसीयत की है कि मेरी मृत्यु के बाद फर्जीवाड़े के महाघोटाले से जमा की गई दौलत से जो भी जमीन खरीदी गई है उस जमीन को सरकार को वापस कर दिया जाए। दोस्तों, भले ही आज अब्दुल करीम तेलगी इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो, लेकिन इस महाघोटाले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल आज भी जिंदा है और जिस सवाल का जवाब आज तक हमें और आपको नहीं मिल पाया है। और वो सवाल ये है कि अब्दुल करीम तेलगी और उसके 10 से 20 प्यादों को छोड़कर आखिर कौन कौन इस महाघोटाले में शामिल था। ये सवाल आज तक कोई नहीं जान पाया है। और अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प पेपर के महाघोटाले से इतने पैसे कमाए थे वो कहाँ गए, ये आज भी बहुत बड़ा सवाल और रहस्य है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। इस पूरे महाघोटाले से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल और रहस्य ये है कि आखिर अब्दुल करीम तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर छापने के लिए अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। खैर चलिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने इस पूरे महाघोटाले को कानूनी तौर पर किस तरह और कैसे मान्यता दे दी। दरअसल सीबीआई की जांच के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि साल 1992 से 2001 तक भारत देश में जितने भी स्टाम्प पेपर इस्तेमाल में आए उनमें से अधिकतर स्टाम्प पेपर फर्जी यानी गैर कानूनी थे और इस आधार पर यह कहा गया कि फर्जी यानी के गैर कानूनी स्टैम्प पेपर पर हुआ काम भी फर्जी यानी कि गैर कानूनी ही माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर किसी ने कोर्ट मैरिज की होगी तो उसने स्टैम्प पेपर दिया वो फर्जी यानी कि नकली था तो उसकी शादी भी फर्जी यानी कि नकली ही मानी जाएगी। इसी तरह खरीद बिक्री में जिसने अब्दुल करीम तेलगी का नकली स्टैम्प पेपर खरीद कर यूज़ किया वो खरीद बिक्री भी नकली ही मानी जाएगी। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए कुल मिलाकर पिछले 8 वर्षों में जिस भी काम में स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया गया उन सभी कामों पर गैर कानूनी होने के तलवार लटकने लगी और ऐसे में कितनी शादियां लगभग टूटने के कगार पर आ गई, साथ ही कितने बिजनेस लगभग बंद होने के कगार पर आ गए और कोर्ट कचहरी तक सवालों के घेरे में आ गए। इन सारे बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए आखिरकार सरकार ने यह फैसला फरमाया कि साल 1992 से 2001 तक भले ही फर्जी यानी कि नकली स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल हुआ हो लेकिन कानूनी तौर से वो सभी वैलिड माने जाएंगे। उस वक्त के हालात को देखते हुए इस तरह नकली स्टैम्प पेपर स्कैम को कानूनी मान्यता दे दी गई। दोस्तों, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इस पूरे लाखों हजारों करोड़ों के महाघोटाले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल करीम तेलगी ने अकेले ही इस महाघोटाले को अंजाम दिया होगा या फिर क्या इसमें बड़े बड़े राजनेता भी शामिल रहे होंगे? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताएं और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। ऐसी ही अमेजिंग क्राइम की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि जब हम नई कहानी अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। जल्द ही मिलते हैं आपसे क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।